मॉन्स्टर, 20th सेंचुरी बॉयज, प्लूटो, ये सब मास्टरपीस क्रिएट करे हैं नाओकी उरासावा ने एंड इनका एक पीस ऑफ आर्ट है नेम्ड बाय बिली बैट जो कि हम लोग अब से कवर करना शुरू करने वाले हैं। वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लो क्योंकि इट विल बी वर्थ द टाइम एंड ये मांगा इज वन ऑफ द बेस्ट जो मैंने आज तक पढ़ी है। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं इस मांगा को एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। रियल वर्ल्ड के जो सिनेरियोज होंगे इस मांगा में वो इस मांगा के अंदर जो मांगा चल रही है उसके साथ साथ चलने वाले हैं। समझ नहीं आया कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। सो हियर वी गो। कहानी शुरू होती है बिली बैट नाम की एक मांगा स्टोरी से जिसके ऑथर का नाम है केविन यामागाटा एंड ये बैट जिसका नाम बिली है ये एक डिटेक्टिव होता है एंड एक रात इसके ऑफिस में एक कुत्ता आता है जिसका नाम एडवर्ड कोस्टेलो होता है। वो बिली को एक केस देता है। एक्चुअली से शक होता है कि इसकी वाइफ इस पे चीट कर रही है एंड ये उसकी इन्वेस्टिगेशन बिली से करवाना चाहता था। तो हमें पता चलता है कि ये लड़की या कुतिया जो भी इसका कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट में देखो ये सुंदर बहुत है एंड इसलिए सभी कुत्तों से भाव अच्छा खासा मिलता है एंड वो एक रोज नए कुत्ते से मिलने जाती है। ये तो प्लेयर निकली भाई। अब हमें पता चलता है कि ये आजकल एक नए पैसे वाले कुत्ते ऑरेंज कुत्ते से मिलने वाले जिसका नाम मैटर नहीं करता। अब बिल्ली को कंफर्म हो जाता है कि भाई एडवर्ड का बहुत बुरे वाला कट रहा है एंड वो उसके घर से रिपोर्ट देने जा रहा होता है। बट जैसे वो एडवर्ड के घर घुसता है वो देखता है कि क्या रखा होता है, यस एडवर्ड का खून। वहाँ जो डिटेक्टिव कुत्ता होता है वो बिल्ली से बोलता है कि साले तो फिर क्राइम लोकेशन पे दिख गया मुझे। बिल्ली बताता है कि भाई मैं तुझे बताने आ रहा था कि इसकी वाइफ इस पर चीट कर रही है एंड ये मेरा एक क्लाइंट है। तो अपना डिटेक्टिव क्या कंक्लूजन निकालता है कि इसकी वाइफ ने पक्का बिल्ली की इन्वेस्टिगेशन पकड़ ली होगी एंड इसी की वाइफ ने इसका खून करा है। अब अचानक से बिल्ली जब वहाँ से क्राइम लोकेशन से अपने ऑफिस वापस जा रहा होता है वहाँ 3-4 बंदे आके उसे बढ़िया पीट के चले जाते हैं। अब बिल्ली कैसे ना कैसे अपना ऑफिस जाता है, वहाँ उसे कौन मिलता है, वही बंदी या वही कुतिया, ठीक है। एंड ये अपने बिली बैट की दीवानी हो जाती है एंड उससे हेल्प मांगती है। अगले चैप्टर में ये बताती है कि इसने एडवर्ड को नहीं मारा एंड अचानक से बिल्ली की ऑफिस की विंडो टूटती है एंड वो इसे लेके यहाँ से भागता है एंड बिल्ली बोलता है कि यार खुशबू तो अच्छी आ रही तेरे बालों से, ये बता इस अरोमा से तूने कितना का बेवकूफ़ बनाया है। मतलब मर्द जात ही खराब है, किसी भी सेकंड ये मर सकता है बट रिस्क कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। आगे पता चलता है कि एडवर्ड ने ही इसको कहा था कि तू दूसरे कुत्तों से मिल, पता नहीं इनका मिशन क्या था। बट इतने में बिल्ली पे अचानक से अटैक हो जाता है। बिल्ली इस बार इस अटैक से बचता है एंड यहाँ पे मांगा नहीं बच पाती और मांगा खत्म हो जाती है। अब हम केविन यामागाटा को देखते हैं जो कि अपनी मांगा बिली बैट का एंड नहीं सोच पा रहा होता। फोन पे उसकी मांगा का पब्लिशर केविन से बोलता है कि यार ज़्यादा टेंशन मत ले, एंड में बस विलन जो है वो सोवियत स्पाइस को दिखाना है। और यहाँ से हमें पता चलता है केविन यूएसए में रहता है एंड ये स्टोरी कोल्ड वॉर के टाइम की है, अराउंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का टाइम पीरियड जब सोवियत रशिया का हिस्सा है, इन केस तुम्हें पता ना हो। अब अचानक से केविन के घर पे 2 पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जिनका नाम होता है रेनॉल्ड्स और हॉफमैन। तो ये लोग केविन के रूम में इसलिए आए होते हैं क्योंकि केविन के रूम से जो सामने वाली बिल्डिंग की विंडो दिखती है उस विंडो के अंदर शायद एक बंदा रहता है जो कि रशियन स्पाई हो सकता है। एंड यहाँ पे एक पुलिस वाला केविन का वर्क देख के खुश हो जाता है, कहता है अबे ओए ये तो बिली बैट है भाई, सही है यार, मेरी फेवरेट है ये, तू लिखता है ये? तो केविन बोलता है हाँ भाई मैं ही लिखता हूँ। और दूसरा बोलता है यार मैंने ये साला बैट कहीं देख रखा है। वो बोलता है कि भाई केविन तू इसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर रहा है ना, चल बढ़िया है बढ़िया है। केविन बोलता है साले ओरिजिनल कैरेक्टर है मेरा वो। एंड ये पुलिस वाला बोलता है कि क्या यार मैंने ये सेम कैरेक्टर देख रखा है एक जापानीज कॉमिक में। अब हमें जापान दिखाया जाता है 1949 यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जापान। तो वर्ल्ड वॉर 2 में तुम्हें पता होगा जापान रशिया के साथ था और हम एलाइड पावर का हेडक्वार्टर देखते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और ये लोग हेडक्वार्टर में लंच का वेट कर रहे होते हैं ताकि वो 2 मार्शल्स को देख पाए और तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही वेले हो। अब वापस से अमेरिका दिखाया जाता है जहाँ पे केविन जापान जाने के बाद अपने पब्लिशर से कर रहा होता है एंड उसका पब्लिशर बोलता है कि भाई तू इतने बड़े वर्क को अबेंडन करना चाहता है। एंड केविन बोलता है यार मैं इसे अबेंडन नहीं कर रहा, शायद मैंने एक कैरेक्टर कॉपी कर लिया है जापान से बिना परमिशन मांगते हुए। तो उसका पब्लिशर बोलता है भाई अगर तूने कॉपी कर भी लिया तो इतनी बड़ी बात थोड़ी है, और तूने कॉपी कराई क्यों? तो केविन बोलता है यार मैंने कॉन्शियसली नहीं सबकॉन्शियसली शायद ये चोरी कर लिया। बट उसका पब्लिशर वापस बोलता है तो क्या ही फर्क पड़ता है। एंड केविन बताता है कि उसका डैड एक गार्डनर था, वो काफ़ी ज़्यादा गरीब था एंड उसने एक ओरिजिनल सीजर भी बनाई थी एक जापानीज सीजर से इंस्पिरेशन लेके। बट इवेंचुअली उसके डैड पे एक पेटेंट केस फाइल कर दिया गया एंड उसका डैड गरीब ही मर गया। तो उसके डैड ने मरते हुए केविन से बोला था कि कुछ भी करना किसी का काम कॉपी मत करना। तो किसी के काम को कॉपी करना एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है केविन यामागाटा के लिए। पता चलता है कि केविन एक्चुअली जापान आ चुका होता है एंड ये पूरा सीन जो था ये पास्ट का था। अब केविन उसी हेडक्वार्टर वाली भीड़ में अनकॉन्शियस हो जाता है जहाँ पे उसे एक होमलेस बच्चा उठाता है एंड केविन उसी बच्चे से उस मांगा वाले बैट के बारे में पूछता है एंड वो बच्चा मना कर देता है एंड केविन उसे वो मांगा का पेज दे देता है क्योंकि वो बच्चा मांगा देख के बड़ा खुश सा हो गया था। अब एक नया कैरेक्टर में दिखाया जाता है जो कि केविन से कहता है कि तुम्हें पहले यूनिफॉर्म बदलनी होगी। केविन बोलता है कि चार्ली भाई मैं सर्विसेज से पहले रिटायर हो चुका हूँ। एंड हमें पता चलता है कि केविन जापान में जब था वो यहाँ पे सर्विसेज भी किया करता था
था। चार्ली बोलता है तेरी मर्जी थोड़ी है, अमेरिकन फोर्सेस को जापानीज लोगों की जरूरत है, इन लोगों को जल्दी जल्दी सर्विसेज में डाला जा रहा है। चार्ली और उसकी ऐसी थोड़ी बातें चलती हैं एंड चार्ली कहता है कि मेरे पास पुरानी मांगास का कलेक्शन है जो तू देख सकता है। यहाँ पे कुछ एंशिएंट टेक्स्ट भी है एंड कुछ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी जो कि अपना सिंबल एक बैट को यूज करते थे। शायद GHQ भी उसे ही ढूंढ रहे हैं। वेल ये GHQ क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस टाइम जापान में काम कर रही है। केविन कहता है कि यार बैट से ध्यान आया, तूने ये वाला बैट कहीं देखा है? एंड इतने में वहां पर रहता है प्रेसिडेंट शिनोमिया, जिसको देख के ही पता चल रहा है ये कोई अकुड़ू सा करेक्टर है एंड चार्ली इसकी बढ़िया चाट रहा होता है एंड चार्ली इसका इंट्रोडक्शन कराता है केविन से। अब भाई ये बच्चा केविन को लेके जाता है एक बंदे के पास जिससे पता होता है इस बैट के बारे में कुछ। तो ये बंदा बोलता है कि यार मैंने ना किसी दूसरे आदमी की बैक पे इस बैट को देखा है। केविन अब उस टैटू वाले आदमी को ढूंढना शुरू करता है एंड बीच में वो एनकाउंटर करता है एक औरत को जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने जो एटम बॉम्ब जापान पे गिरा था उसी की ट्रेजेडी सुना रही होती है। अब ये बुढ़ा जिसके कमर पे टैटू होता है, केविन उसे ढूंढ लेता है एंड ये बुढ़ा इसे बताता है कि भाई ये जो टैटू था ये इसके लड़के की कमर पे था जो कि वॉर में मर चुका। एक्चुअली टैटूज को पहले क्रिमिनल एक्टिविटीज से एसोसिएट किया जाता था। वो बुढ़ा बोलता है कि मेरा बेटा एक बात हमेशा बोला करता था कि जो टैटू उसके पास है वो अच्छे बैट का है एंड एक बुरा बैट भी एग्जिस्ट करता है। अब ये बच्चा वापस आता है चार्ली का लेटर लेके एंड चार्ली केविन को एक जगह जिसका नाम OSS होता है वहां मिलने बुलाता है। केविन को चार्ली एंशिएंट जापानीज टेक्स्ट दिखाता है जिसके बारे में वो अभी बात कर रहे थे। चार्ली बोलता है कि क्या पता जो तुम ढूंढ रहे हो वो अमेरिकन भी वही ढूंढ रहे हो। चार्ली एक पुराना टेक्स्ट खोलता है जिसके अंदर उन्हें एक फिगर दिखता है एंड ये उसी सीक्रेट सोसाइटी का सिंबल होता है जिसके बारे में चार्ली पहले बात कर रहा था। एंड नेक्स्ट ये लोग कुछ खाने पीने बाहर चले जाते हैं एंड चार्ली वो बुक अपने साथ लेके जाता है। चार्ली बोलता है कि यार तेरा जो करेक्टर है वो काफी ज्यादा इस बैट से सिमिलर नहीं है एंड केविन बोलते हैं हाँ भाई इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। एंड इतने में चार्ली बोलता है कि यार तेरे को पता है अगर अमेरिकन को पता चला कि उनका कैरेक्टर ऐसे कॉपी करा गया है इन स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस वालों का कैरेक्टर तुमने बिना परमिशन के कॉपी कर लिया तो तेरे को बहुत भारी जुर्माना लगेगा एंड मैं अपना मुंह बंद रख सकता हूँ अगर तू मुझे थोड़े पैसे दे दे तो। भाई चार्ली भी हरामी निकला एंड धीरे धीरे चार्ली उसको बोल रहा होता है कि मेरे को पैसे दे एंड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सा पैनल यहाँ पे बन जाता है। तुम पैनल देख के समझ सकते हो कैसी सिचुएशन वहाँ पे बन गई थी। एंड इतने में केविन अनकॉन्शियस हो जाता है एंड वो धीरे धीरे केविन को और ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा होता है एंड अचानक से बिली बैट केविन के दिमाग में आता है एंड चार्ली को जान से मारने का इंस्ट्रक्शन देता है। बोलता है कि तू कॉमिक लिखना कंटिन्यू नहीं कर पाएगा अगर तू इसे मारेगा नहीं तो। बिली बोलता है हमारा ड्रीम कुछ ही कदम दूर है केविन, जस्ट किल हिम। केविन जब अपने आप को होश में पाता है वो अपनी आंखों के सामने चार्ली की डेड बॉडी को देखता है एंड काफी ज्यादा घबरा जाता है। सामने से वही बुढ़ा जो कि इन्हें खाना पीना खिला रहा होता है वो आता है। वो बुढ़ा बताता है कि तेरी और चार्ली की लड़ाई हो गई थी एंड तूने एक कराटे चॉप मार कर उसे मार दिया। उसके बाद तूने एक नाइफ उठाया और चार्ली को मल्टीपल स्टैब्स किए। ये बुढ़ा बताता है कि तेरे को और इस डेड बॉडी को दोनों को खींच के यहाँ तक मैं ही लाया हूँ। केविन को वापस से बैठ के सिंबल के ग्लिम्स आना शुरू होते हैं बट यहाँ एक रैंडम इंसान आता है एंड केविन से बोलता है कि ये तूने क्या किया एंड इसका नाम होता है कुरुसु और ये ईस्ट एशिया इंडस्ट्रीज से आया होता है। ये केविन से बोलता है कि सो यू रियली डिड दिस टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ये पहले भी अटेम्प्ट कर चुका है केविन? आई डोंट नो। ये बताता है कि तूने एक अमेरिकन सोल्जर को मारा है एंड यहाँ से निकलना दोस्त बहुत मुश्किल होने वाला है। केविन रोने लगता है और कहता है कि मुझे अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और वो बोलता है कि साले तेरे चक्कर में पूरा टाउन पेल देंगे ये अमेरिकन्स। बुड्ढा बोलता है कि गलती केविन की नहीं है, ये साला बहुत उछल रहा होता, मैं होता तो मैं भी मार देता। वेल कुछ भी हो इसने अब बंदे को तो मार दिया है। क्रूसो बोलता है कि चल मैं कुछ करता हूँ, मैंने एक ड्राइवर से बात कर ली है इसकी बॉडी को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। अब ये बुढ़ा और केविन दोनों चार्ली की बॉडी को रात में एक ट्रेन ट्रैक पर छोड़ जाते हैं एंड केविन इस बॉडी को जैसे ट्रेन ट्रैक पर छोड़ता है वो बोलता है कि यार ये सब तो ठीक है बट जो इसके पास एंशिएंट टेक्स्ट था उसका क्या हुआ? एंड बुढ़ा बोलता है भाई तूने एक इंसान मार दिया है, ये वो टेक्स्ट बाद में देख लियो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। वो में केविन काफी सारा ड्रंक दिखाया जाता है जो कि एक रेड लाइट एरिया के अराउंड होता है एंड केविन अपने डैड से सॉरी मांग रहा होता है कि उसने कोई कलेक्टर तो चुराया हो या ना चुराया हो, उसने किसी की लाइफ उससे चुरा ली है। अब एक लड़की आके पूछती है कि मिस्टर सोल्जर आप ठीक है? एंड केविन गुस्से में बोलता है कि मैं कॉमिक आर्टिस्ट हूँ जो कि बच्चे को करेज देता है, मैं कोई सोल्जर वोल्जर नहीं हूँ। केविन कहता है कि मेरे पास जिंदा होने का कोई राइट नहीं है। वो लड़की कहती है कि मेरे प्रोफेशन में तो हमारी रोज मरने वाली हालत हो जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक्चुअली में मर जाओ। वो केविन को हौसला देती है और अपने गॉड के पास ले जाने की कहती है एंड वहाँ जहाँ वो गॉड होता है वहाँ सभी लोग एक बैट के सिंबल को पूज रहे होते हैं।
रैंक सोल्जर एक लड़की को उसकी लाइटनिंग स्ट्राइकिंग कैनन की राइड लेने को बोल रहा होता है। व्हाट द फक, मतलब एक जूनियर रैंक सोल्जर को वो बुली भी कर रहा होता है, जिससे केविन बचाता है एंड हमें पता लगता है कि ये एक पास्ट इवेंट है। एंड इसी टाइम के अराउंड केविन ने पहली बार इस दीवार पे इसी बैट का सिंबल देखा था। केविन उस लड़की से पूछता है कि ये बनाया किसने है, एंड उस लड़की को नहीं पता होता कि यार किसने बनाई है। केविन कहते हैं कि मैंने शायद अनकॉन्शियसली इसे चुराया है। एंड बिली बैट वापस केविन के दिमाग में आता है और बोलता है कि आखिर तूने मुझे ढूंढ ही लिया। अब यहाँ पे 2 बैट चलाते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात याद है, वो पहले भी जिसकी कमर पे टैटू था वो कह रहा था कि 2 बैट एग्जिस्ट करते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अब यहाँ 2 बैट चलाते हैं और बोल रहा होता है कि यार चुरा लिया छोड़ना, और दूसरा बोलता है कि यार दूसरों के प्रोजेक्ट चुराना गलत बात है। बिली बैट अच्छे वाले बैट को नॉकडाउन करके बोलता है कि हम कहेंगे इसके ऊपर से एक कार निकल गई। एंड केविन चुप रहना, एंड केविन वापस से अनकॉन्शियस हो जाता है। तो एक पैटर्न तो हमें पता चल गया कि बिली जब भी केविन के दिमाग में आता है केविन होश में नहीं रह पाता। एंड अब केविन को होश आता है एंड 2 अमेरिकन सोल्जर केविन से हॉस्पिटल में मिलने आते हैं, जिनका नाम स्मिथ और फीने होता है। ये लोग केविन को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाते हैं एंड स्मिथ CIA के साथ होता है एंड फीने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के साथ। स्मिथ कहता है कि वो कल से गायब है एंड ये लोग चार्ली की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली समथिंग अबाउट एन एक्सीडेंट। स्मिथ बोलता है कि तू क्या अपने आप में बोल रहा है, एंड केविन बोलता है कि मैंने एक एक्सीडेंट की न्यूज़ सुनी थी कल। स्मिथ बोलता है कि तू बोल क्या रहा है भाई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्या रैंडमली तू चीज़ें बोल रहा है। स्मिथ कहता है कि वो सुबह प्रेसिडेंट शिनोमिया के साथ था केविन। एंड स्मिथ कहता है कि तुम दोनों साथ में कल OSS के लिए निकले थे, तुम्हें साथ में खाते पीते हुए भी देखा गया था। केविन कहता है कि ये सब मेरी गलती है, हम साथ में ड्रिंक कर रहे थे। एंड जैसे ही केविन अपने क्राइम को एक्सेप्ट करने वाला होता है, बिली केविन से बोलता है चुप। स्मिथ बोलता है कोई बात नहीं भाई, तेरी गलती नहीं है। स्मिथ को लग रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा डर चुका है अपने फ्रेंड की डेथ की वजह से। स्मिथ बोलता है ठीक है भाई, तेरी गलती नहीं है, तुम लोग ड्रिंक कर चुके थे एंड उसके बाद तू अनकॉन्शियस हो गया था एंड चार्ली को उस एरिया में अकेले चलते हुए देखा गया था। एक सेकेंड, चार्ली को तो केविन ने मारा था ना सोने से पहले, बट फिर वो चल कैसे रहा है? इंटरेस्टिंग। अब स्मिथ केविन से हेल्प मांगता है एंड फीने इतने में बोलता है कि वो टेक्स्ट का है, वो एंशिएंट टेक्स्ट जो कि चार्ली ने वहाँ से उठाया था। एंड भाई ये फीने मुझे ठीक बंदा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। एंड शायद केविन को पता भी होता है कि वो कहाँ पे है, बट बिली उसे वापस से चुप करा देता है। नाउ केविन यहाँ से बाहर निकल के इस बैट के आर्टिस्ट के बारे में पूछना शुरू करता है। नोटिस से पता भी चलाता है कि वो कहाँ पे है। केविन उस बंदे के घर जाता है एंड वो अंकल बोलता है अबे चल चला जाए यहाँ से। केविन उससे अपॉलॉजी मांगता है कि उसने उसका काम चुराया एंड वो अंकल बोलता है कि कौन सा काम? जो बैट तूने देखा वो ब्लैक था या वो वाइट था? क्या वो अच्छा था या वो बुरा था? अब प्रेसिडेंट शिनोमिया अपने ड्राइवर को एक बैंक पे कार रोकने को बोलता है एंड दूसरे पैनल में केविन उस अंकल की पूरी खातिरदारी कर रहा होता है। केविन अच्छे खासे गिल्ट में होता है एंड इतने में वो अंकल अपनी मांगा पूरी कर रहा होता है। एंड वो अंकल इतने पूछता है कि ठीक है भाई बता क्या काम था मुझसे। अब केविन इसे पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसने अनकॉन्शियसली इसके कैरेक्टर को चुराया एंड ये अंकल पहले पेपर शोज के लिए ड्रॉ करता था, बट अब कॉमिक्स एंड मांगास फेमस होना शुरू हो चुकी है। एंड ये अंकल फिर पूछता है कि तूने कौन सा बैट देखा, वाइट या ब्लैक? अब वापस से प्रेसिडेंट शिनोमिया का सीन आता है एंड वो अपने ड्राइवर से बोलता है कि मैं 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ। अब ये अंकल कुछ चीज़ समझाता है केविन को एंड ये बोलता है कि हम लोग आर्ट के थ्रू इवॉल्व करते हैं, एक 3D चीज़ को 2D फॉर्म पे पेपर पे प्रेजेंट करते हैं। तो ये सवाल है कि सबसे पहले पेपर पे ड्रॉ किसने किया होगा? 3D टू 2D वाला आइडिया होगा किसका? इवेंचुअली पहली बार किसी ने स्टोन पे भी ड्रॉ किया होगा एंड जो ड्राइंग उस स्टोन वॉल पे करी होगी पहली बार किसी ने, वो उस बैट की थी। अब केविन उससे कुछ बता ही रहा होता है कि अंकल बोलता है कि ब्लैक वाले की बात मत सुनना, तुम्हारे पास अगला मैसेज खुद आ जाएगा। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी है यहाँ पे, मतलब इस 3D 2D वाले का क्या रिलेशन था मुझे भी नहीं पता, बट मेरे को भाई बात है कि आने वाले चैप्टर्स में ये चीज़ कनेक्ट जरूर हो जाएगी। एंड दूसरे पैनल पे हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट शिनोमिया तो भाई मिसिंग जा चुका है। यहाँ पे केविन को वापस से होश आता है एंड वी सी कि वो अंकल एक मांगा प्रिपेयर करके केविन के लिए छोड़ चुका होता है। वो केविन के लिए एक मैसेज भी छोड़ के जाता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि इन पेपर्स को पकड़ और भाग ले यहाँ से। देन केविन उस मांगा को पढ़ना शुरू करता है जिसमें वही बैट का कैरेक्टर होता है जो कि एक ट्रेन चलाते हुए किसी के ऊपर से निकल जाता है। नेक्स्ट पैनल में कुछ पुलिस वाले उस ट्रेन ट्रैक्स पे लाश को देखते हैं एंड वहाँ इंस्पेक्टर स्मिथ भी रहता है। आइडेंटिटी कार्ड देख कर पता चलता है कि ये बॉडी प्रेसिडेंट शिनोमिया की थी। GHQ में शिनोमिया की डेथ के बारे में बात हो रही होती है एंड एक जापानीज बंदा शिनोमिया के बारे में स्मिथ को बताता है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यार वो उसे पहले ही मार दिया गया था एंड फिर मारने के बाद उसे ट्रैक पर छोड़ा गया था। इसका मतलब ये एक सुसाइड नहीं, ये एक मर्डर है। बट ऐसी डेथ यार चार्ली की नहीं हुई थी।
ये आगे बताता है कि बॉडी का सारा खून पहले ही निकाल लिया गया था। स्मिथ तो बोलता है कि यार जब इतने प्रूफ है तो सुसाइड की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही क्यों करती है। इसका जवाब देते हुए जापानीज बंदा बोलता है कि यार उस रात है ना बारिश भी हुई थी, तो चांसेस है कि बॉडी का सारा ब्लड पानी की वजह से हट गया हो। एंड कई लोगों ने उस रात 6 से 8 बजे के बीच के समय में शिनोमिया जैसे दिखने वाले आदमी को ट्रैक्स पे चलते हुए भी देखा था। एंड इतने में एक बंदा चिल्लाता हुआ आता है कि प्रेसिडेंट एक न्यू विटनेस है। एंड विटनेस वही बुढ़ा होता है जिसकी दुकान पे चार्ली और केविन ड्रिंक कर रहे थे उस दिन। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि चार्ली और शिनोमिया की डेथ का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। तुम्हें क्या यहाँ से पॉसिबिलिटीज लगती है, मुझे कमेंट में एक बार जरूर बताना। ये बुढ़ा बोलता है कि यार ये जो सब हुआ है ये 5 दिन पहले हुआ है, बट शिनोमिया की डेथ 1 दिन पहले हुई होती है, बट डेथ सेम स्पॉट पे हुई है, इसलिए उस बंदे को लगता है कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। एंड यहाँ ऑब्वियसली ये चार्ली की डेथ की बात कर रहा है जो कि 5 दिन पहले हुई है और 1 दिन पहले शिनोमिया की डेथ हुई है। अब ये बोलता है कि मैंने 2 लोगों को पहाड़ी पे एक बॉडी ले जाते हुए देखा था, साले दूसरा बंदा तो नहीं था, बट ठीक है। और अब ये एक बंदे का डिस्क्रिप्शन देना शुरू करता है, बोलता है कि मुझे दूसरे का तो पता नहीं, पर पहले वाले की शक्ल मैंने बहुत अच्छे से देखी है। एंड वो जैसा डिस्क्रिप्शन देता है वो केविन का डिस्क्रिप्शन देता है। एंड केविन चार्ली की डेथ से बच के जा रहा होता है एंड प्रेसिडेंट शिनोमिया के डेथ के केस में सस्पेक्ट बन चुका था। एंड अगर तुम ये मांगा के अंदर के जो मांगा पैनल से बिली बैट वाली जो मांगा जो अंकल बना के गया है, तो ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स को रिजेंबल कर रही है। ये चीज केविन भी नोटिस करता है कि मांगा रियल लाइफ इंसिडेंट्स को डिपिक्ट कर रही है। एंड चार्ली और शिनोमिया की डेथ पूरी तरह सेम है। अचानक जिस घर पे केविन रुका होता है वहां पुलिस आ जाती है एंड केविन भाग जाता है। केविन टैक्सी में बैठता है बट उसे पता नहीं होता उसे जाना कहाँ है। तो जैसे मांगा में वो टैक्सी में बैठ के इंटरसेक्शन के 4th ब्लॉक में जाने को बोलता है, तो केविन सेम बोलता है कि मुझे इंटरसेक्शन के 4th ब्लॉक में जाना है। एंड एक्चुअली में वो जगह एग्जिस्ट करती है स्टोरी में, इवन वहाँ की बिल्डिंग्स भी सेम होती है। मांगा में यहाँ पे कोई बिग बैड वुल्फ रहता है, बट केविन उस बिल्डिंग में कुरुसु को निकलता हुआ देखता है। केविन उससे छुपता है बट कुरुसु बोलता है कि भाई तू कहाँ छुप रहा है। कुरुसु बोलता है मुझे कुछ दिखाना है केविन, इधर आ। कुरुसु बोलता है कि तू मेरी एक्सपेक्टेशन से भी जल्दी यहाँ पे आ गया, तो मांगा को फॉलो करते हुए यहाँ पे आया है ना। एंड कुरुसु से फिर पूछता है कि क्या मैं मांगा में अपेयर हो चुका हूँ। कुरुसु उसे एक रूम में लेके जाता है जहाँ गोल्ड बार्स रखे होते हैं एग्जैक्टली लाइक इन द मांगा। केविन बोलता है कि भाई तू मुझे ये सब क्यों दिखा रहा है। एंड कुरुसु बोलता है कि सब जापान की फाउंडेशन बिल्ड करने में हेल्प करने वाली ये चीज़ें, एंड तू बताएगा कि हम इन गोल्ड बार्स को इन्वेस्ट कहाँ करें, तो बता ब्लैक या वाइट। केविन बोलता है कि मुझे क्या पता भाई, मुझे कुछ नहीं पता। कुरुसु बोलता है कि उसने हमें आंसर सही नहीं दिए इसलिए शिनोमिया को ये नहीं मिला। एंड हमें पता चलता है कुरुसु ने शिनोमिया को मारा है एंड उसने हमें नहीं बताया से हम शायद ये भी इन्फर कर सकते हैं कि शायद ये जो बैट वाली ग्लिम्स है ये शिनोमिया को भी आया करते थे। कुरुसु बोलता है कि कौन जीता, ब्लैक या वाइट। एंड केविन का आंसर ना कर पाने में वो बोलता है कि तू यूजलेस है, तो अब यही बता ले तेरे को मारे कहाँ, हम मिकिटाका में या फुकुशिमा में। एंड अचानक से एक बंदा आता है केविन को बचा कर ले जाता है एंड इस बंदे का नाम होता है शिराशु जिरोए। एंड ये बोलता है कि यहाँ से तेरे को खुद सर्वाइव करना होगा एंड रन एज फास्ट एज यू कैन। केविन भागता है एंड उसी वॉल ड्राइंग के आगे पहुंच जाता है जहाँ वो रेड लाइट वाली लड़की उसे वापस से मिलती है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है। एंड ये बोलता है कि तूने अपने दोस्तों को नहीं मारा, मैं तेरी स्टोरी के बारे में ही सोच रही थी। एंड अचानक से वो अनड्रेस होना शुरू हो जाती है। वेट अ सेकंड, मतलब ये कौन सी स्टोरी के बारे में सोच रही थी। एंड वो टोटली न्यूड होकर केविन को अपनी पिक्चर्स बनाने को बोलती है। वियर्ड फैटिश तो होती है भाई लोगों की। एंड हमें मून लैंडिंग अचानक से दिखाई जाती है क्योंकि वो मून का पैनल होता है एंड मून लैंडिंग पे मून पे क्या बना होता है, एक बैट का सिंबल। तो बिली बैट का वॉल्यूम 1 यहाँ पे खत्म होता है एंड आई एम सॉरी कि वीडियो लाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि एक्चुअली जो रिकॉर्डिंग थी मेरे से डिलीट हो चुकी थी एंड मुझे वापस पूरी की पूरी वीडियो वापस से रिकॉर्ड करनी पड़ी थी। वेल इसका पार्ट 2 मैं जल्दी लाऊंगा। एंड ये वीडियो देखो अगर तुम्हें देख रहा है कि ब्रोली कैसे कैसे अपीयर हुआ है ड्रैगन बॉल में हर बारी। एंड ये वीडियो देख लेना अगर तुम्हें जानना है कि डेथ नोट की एंडिंग मुझे क्यों बेकार लगती है। वेल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।